का आपा खोए और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। एक बार फिर से नाम मिलाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, भले लागे अति दूर कबीरा, भले लागे अति दूर। कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, सब गाएंगे। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। ऐसी बानी होगी मन का आपा को, ऐसी बानी होगी मन का आपा को, और को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप तमाम सारे लोगों का जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जितनी धूप में, इतनी लू में और इतनी गर्म में भी आप सारे लोग आते हैं। आज तो कुछ मेहमान चंदन नगर कोलकाता से भी आए और तशरीफ हैं यहाँ पे रख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे वो लोग जो शरीक होने के लिए आए, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी। मैं गार्ड साहब से एक साथ और आपसे, हमारे जो टीम में यूनिट में शरीक है, पानी प्लीज पिलाइए। बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको पानी बचा के रख के लेके जाना, क्या करना है इसका, जो पानी लाए हो जिस काम के लिए उस पानी पिला दो लोगों को, और इनको बता के लाद के ले जाने से क्या फायदा जी। आधा मिनट तुमने जो है मेरा इसी में गवा दिया, इस बीच में हम बात कर सकते थे लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए हैं साहब? करोल बाग। तो बहुत दूर होता होगा ये तो, करोल बाग 5 में ही है, पास में ही है। अच्छा, हाँ कैसे गए हैं जैसे बैठे हुए करोल बाग नहीं, बहुत दूर से। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है और लोगों ने कहा कि गजब है भाई। कोई अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे तो आपसे लगता है कि ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा अगले महीने। क्या बात है। कहां से आना हुआ हुजूर? यहीं से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका साहब? हाँ जी, हमारे सपोर्टर हैं। मुझे लगता है कि अगले साल ही चुनाव हम भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बात कंप्लीट कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे लगता है, बाइडेन साहब कहते हैं कि मुझे आपसे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, और अगले महीने जो मैं दावत दी जा रही है अमेरिका में, जब आप आ रहे हैं वहां पे, तो ना जाने कौन कौन लोग जिनका नाम मुझे नहीं पता मतलब वो राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे नहीं पता, वो आना चाहते हैं आपके साथ, आपकी दावत में शरीक होना चाहता है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग यहां पर भी हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, अपने को ही चमकाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात, दूसरी वाली बात क्यों कही। और मैं ये बात जानना चाहता हूं, जब पूरी दुनिया में बात हो रही है तो आखिर परेशानी क्या है, इसका सबब जानेंगे। ये तो मुद्दा ये हुआ, लेकिन पहले तो आपका सबब जानेंगे कि आप क्यों आए, कैसे आना हुआ, कहां से आ रहे हुजूर?
हम लोग ऐसे घूमने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत निकला करिए। लेकिन देखा आपका प्रोग्राम बहुत प्रोग्राम अच्छा देखा लगता है। जी। हमेशा देखता हूँ आपका प्रोग्राम। रहने वाले कहाँ के हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बिहार के रहने वाला बिहार में कहाँ के? हूँ। बिहार में दरभंगा। दरभंगा के, बहुत अच्छी जगह है, जाना हुआ है मेरा कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद सिकंदर। मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इतनी धूप में भी बच्चों के साथ कोशिश करेंगे कि आपको चाय या आप तो आइसक्रीम खाते होंगे ना, बल्कि आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करता हूं जी। आपका नाम साहब? साहुल चौधरी। राहुल? साहुल। साहुल, कहां से आना हुआ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। आज ही मुझे कुछ कागजात पर बातचीत करनी थी, तो मैंने कहा कि अगस्त के महीने में करगिल में शो करना चाहता हूं, लेह में शो करना चाहता हूं, श्रीनगर में और एक जम्मू में, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी तो ऊपर वाला तय करता है। ऐसा मैंने सोचा है अगस्त से लेकर मई तक का प्लान बनाया है, निकोबार तक और ईस्ट में। तो कोशिश होगी, ऊपर वाले ने चाहा तो जम्मू में मुलाकात होगी आपसे। जरूर आना। बहुत जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरूर होगी, आइए। कहां से आ रहे हैं? एक निपटाए आए होंगे, दूसरा निपटाने आ गए होंगे। एक एंकर को निपटा चुके होंगे, अब ये दूसरे को निपटाने आए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम जितना ऊपर हैं उतना ही नीचे भी हैं। आप सर्वव्यापी हैं। बैठ जाइए, आप दावा। हाँ, मुझे बैठ जाइए, बाकी सब ठीक है जी। जनाब, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार सर। कहाँ से आना हुआ? मैं जंगपुरा भोगल से, नई दिल्ली। नई दिल्ली से। और ये आपसे मिलने के लिए क्या काम करते हैं सर? दूसरी बार है, क्या काम करते हैं? मेरा मार्केट का काम है, मार्केट फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का है। फोम मैन्युफैक्चरिंग का। JJ फॉर्म्स के नाम। आप वही कर रहे हैं जो 24 में जिस पे सब लोग बैठेंगे। वह गद्दी तैयार करते। मैं आया जी। हुजूर, कहाँ से आए हैं? प्रतीक जी, चंद्रशेखर शर्मा ब्रजभूमि से आया हूँ। उस दिन वायदा किया था आपसे कि पेड़े खिलाऊंगा, आज मैं पेड़े लेके आया हूँ। तो आप पेड़े वाले हैं, तो पेड़ा ले भी आए, क्या बात है। अच्छा, मथुरा का आदमी होता बड़ा पक्का है? मीठा ले आए? वतन किया था आपको मैंने। क्योंकि हम पेड़ा लेके आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं। हाँ, लाइए, मुझे दीजिए। देखिए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ढूंढ रहा था, कोई लेके आया था लड्डू। लीजिए जनाब, खिलाइए। आओ भाई, आओ। अरे सलीम, तुम आ जाओ। वाह, तो खिलाओ, जम्मू वाले को खिलाओ जरूर। तो मुंह तो मीठा हो गया। आप कहां से आई? केरला। केरला। सुनो भाई, किसी को मिले ना मिले, लेकिन अगर केरला वाले को लड्डू नहीं मिला तो मेरी लड़ाई पक्का है। अरे, केरला वाले को तो लड्डू जरूर मिलना चाहिए। मथुरा का लड्डू केरला में जाए तो इससे अच्छा नहीं हो। पहले केरला को खिलाओ, फिर बाकी सबको। इसीलिए नहीं खाता हूं बीच में, लेकिन आपका प्यार और मोहब्बत खिला दिया आपने। अच्छा किया, मूड बन गया। तमाम वो लोग जो मौजूद हैं और इनसे तारुफ कराना है, जो कागज यहां थे वो कहां चले गए जनाब? कांग्रेस चाहे तो पंखा बना दे। थैंक यू सो मच। रितु चौधरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब राजनीतिक मौजूद हैं, विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एस के दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया ये लड्डू बांट दो, दिखाई ना दे। सलीम भाई, इसको बांट सबको देना जी। शुरुआत करता हूं मैं कांग्रेस से। जब हर जगह डंका बज रहा है तो आखिर देश में ऐसा क्यों? देखिए, मोदी जी को उतनी ही इज्जत मिल रही है जितनी कि भारत के प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वो राजीव गांधी जी को छाता पकड़ के गाड़ी तक छोड़ने आते थे। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व में ये एक ट्रेंड बन गया था कि लोग जब बच्चा पैदा होते तो उसका नाम राजीव रखने लगे। बहुत अच्छी बात है। ये हुआ था, और इंदिरा जी का भी इतना ही प्रताप था, और नेहरू जी को पूरा विश्व मानता था। बिल्कुल सही बात। मोदी जी अभी जापान गए, वहाँ पे तो इसमें मोदी जी कहां से कम हो गए? मैं यही जानना चाहता हूं बस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लोगों ने इंदिरा भी नाम रखा, लोगों ने राजीव नाम रखा, लेकिन इसमें मोदी जी को कम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मोदी जी को कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, एक ट्वीट किया कांग्रेस के एक बड़े नेता, मैं उनकी जानकारी और उनके मामलात में बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सब लोग तो गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं,
मोदी जी चुपचाप खड़े हैं, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं, शो क्या करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। हम दिखाना ये चाहते हैं कि जो दिखाया जा रहा है मीडिया में वो सच्चाई नहीं है। अब मोदी जी को ये हथकंडों की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि धरातल पर कुछ काम इंडिया में हुआ ही नहीं। बाइडेन कह रहा है कि आपसे ऑटोग्राफ लेना है, आप अगले महीने आ रहे हैं तो लोग खाने पे आना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, हथकंडा। जी, उसे कहते हैं मैं बिल्कुल आपके पास आ जाऊं, मैं क्यों बोलूं, बीजेपी को जवाब देना चाहिए, दीजिए। बाकी मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलना होगा तो बोलूंगा, लेकिन आपको मोदी जी के बारे में जवाब देना तो दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरा जनता भी जवाब दे रही है। आप बोलिए। पेड़ पे खड़ा इंसान ऊंचाई पे उसका देखता है, जड़ पे खड़ा इंसान उसका गहराई देखता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि इंसान खड़ा कहां पे है, तट पर या पथ पर, तीर पर या प्राचीर पर, जहां खड़ा है उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या है। मोदी जी भी विदेश में जाकर 2014 का अगर ब्रिक्स सम्मेलन निकाल ले तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे भाजपा वालों ने वोट दिया था, उन्होंने कहा था सब 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे आपके समीप भेजा है और मैं पूरे भारत का प्रतिनिधि करने आया हूं। और उन्होंने मान नरेंद्र मोदी का नहीं बढ़ाया, पूरे देश का बढ़ाया था। और मैं बता देता हूं अपनी बहन को, यही पीएम थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, जब उन्होंने आदरणीय, परम आदरणीय श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था, और मोदी जी ने कहा था औकात में रहना नवाज शरीफ, औकात में रहना, वो मेरे देश का प्रधानमंत्री है। फैजल साहब, यहाँ कुछ और बात थी। पाकिस्तान के बगैर इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता हाँ? भारत में मिला ले पाकिस्तान को, हम तो कह रहे हैं बहुत जल्दी कल करें ये काम। बिना चलेंगे मिलाने क्या? चलेंगे, बंदूक लेकर लड़ने चलेंगे। तो पहले आप ही जाओ आगे। पहले भेजे ना हमको, बिना पाकिस्तान। रुको, बिल्कुल मिला। रुकिए, वहां जाइए आप, और वहां जाइए फैजल भाई, वहां चलिए, फैजल भाई वहां चलिए, आ रहा हूं, फैजल भाई आ रहा हूं। वहां के प्रधानमंत्री, वहां के नेता ने हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया था, इसलिए जवाब दिया गया। ये बात थी, मिलाने की बात बेकार कर रहे हो, वो एक संप्रभु राष्ट्र है। बिना पाकिस्तान के अरे कोई अपमान करेगा तो उसकी बात तो कहेगा ना, रेफरेंस। तो घूस के मारिए ना उसको, हमारे साथ सैनिक नहीं है क्या? घूस के मारिए उसको। जब मारते हैं तो सबूत मांगते हो, ये आपका फैजल, जब मारते हैं तो सबूत मांगते हैं, ये सबूत दिखाओ। और मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आए थे और इसी कांग्रेस ने उनको घेरा था कि मोदी को विदेश नीति नहीं आती, मोदी जी ने एक बात कहा था मेरे देशवासियों कि हिंदुस्तान न दुनिया से आंखें दिखा करके बात करेगा, हिंदुस्तान न दुनिया से नजरें झुका करके बात करेगा, हिंदुस्तान आत्मसम्मान से इतना भरा हुआ होगा कि दुनिया से आंखें मिला लेगा। ये जो भैया हैं, ये ऑटो चलाते हैं, दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं, और हमारे शो में अक्सर शरीक होते हैं। ऑटो चलाते हैं, सम्मान का काम करते हैं, आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। अच्छी बात कही। और जो पाकिस्तान वाला रेफरेंस था, वैसे मैं भी मना कर देता हूं कि बगैर पाकिस्तान के बात पूरी नहीं होती, मैं मना कर देता हूं, लेकिन बात इसलिए जरूरी थी, रुको भाई, तुम आप दो, मैं सबको, रुकिए, मैं आपको भी सम्मान करता हूं, इनको भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैं अल्फाज बोल दूंगा वो उसका सम्मान मैं भी नहीं करता, इसलिए चुप रहिएगा। जनाब, कहां से आना हुआ? सर, कानपुर से। बाप रे बाप, इतना सीधा आदमी मैंने कानपुर में आज पहली बार देखा है आपको। कानपुर का आदमी बिल्कुल सीधा नहीं होता। बहुत सीधे हैं सर, बहुत। अरे जिसकी मिठाई ठग वाली हो वो आदमी कैसे सीधा होता? बोल के ठगता है कानपुर आदमी, कानपुर का आदमी बोल के ठगता। तो कुछ बात कहनी है आज? सर बिल्कुल कुछ नहीं, ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ। राजीव जी का नाम लिया, इंदिरा जी का नाम लिया, जवाहर नेहरू जी का नाम लिया, ये सब है कौन? मोदी जी का नाम लिया, ये सब आते कहां से हैं? रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? देश को। तो यहाँ वो इंडिविजुअली कुछ माने नहीं रखता, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, कोई हो। प्रेजेंटेशन इंडिया का उस वक्त भी किया था, आज भी जा रहा है। खुशी इस बात की होनी चाहिए। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मिहिर तिवारी। मिहिर जी, बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं इतनी देर से कह रहा था कि रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहे हैं आप, बात देश की है। क्यों भाई?
विकास जी, आपसे कभी बात नहीं करता मैं, लोग नाराज रहते हैं। इधर आओ, मेरे पास आओ। कितने साल से गाना गा रहे हैं आप? हम लोग से लगभग 8 साल हो गए। 8 साल हो गए मेरे साथ? नहीं, आपके साथ तो कम है। कितने साल हो गए? लगभग 4 से 5। अभी तो बच्चा ही हुआ मामला है ना। 4 साल हो गए। वहां बैठे हुए क्या, अरे भाई मथुरा का लड्डू कभी नहीं खा। ये नियम है, उसूल है कि नहीं बोलते समय नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपकी बात है, मैं प्यार कर। जी जी, मैं आ गया। कुछ सुना दो यार, 2 लाइन, फिर मैं शो शुरू करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला यह था कि पूरी दुनिया में जब प्रधानमंत्री को लोग नवाज रहे हैं, उन्हें पूछ रहे हैं, उन्हें दावत में शरीक होना चाहते हैं, तो आखिर देश में आलोचना अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नेता भी हैं, और लिहाजा उनकी इस बात पे कि मुझे ये स्कीम आपकी समझ में नहीं आई, मुझे इस पे लगता है खामियां हैं, जरूर आलोचना। लेकिन जब देश का कोई रिप्रेजेंट करे, पापुआ न्यूगिनी के राष्ट्रपति पैरों में आ गए, प्रोटोकॉल तोड़ दिया। शाम को उसके देश में आपको गॉड ऑफ ऑनर नहीं मिल सकता, लेकिन वहां प्रोटोकॉल तोड़ दिया। आपको इस पे एतराज, पहले कांग्रेस को ही मौका दूंगा आज मैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो है पूरी दुनिया में सम्मान हो, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोला था कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। ये वही प्रधानमंत्री, ये वक्त मौका है बताने का। क्यों नहीं है, आप बताइए ना। अच्छा तो सुनिए, बाइडेन साहब, जो आपने दावत दी है, जो उसमें आप आना चाहते हैं, वो वापस ले लीजिए, क्योंकि कांग्रेस को एतराज है इसमें, कांग्रेस को एतराज है। भाई ये कह दूं मैं, ऋतु बताइए फिर। नहीं तो इतना अगर शक्तिशाली प्रधानमंत्री है तो चाइना के सामने घुटने काहे टेक दिए? क्यों लाल आंखें नहीं दिखाई गई? ये वही कांग्रेस है जिसके प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि अमेरिका अपनी हद में रहे और हमारे ऊपर रॉब चलाने की जरूरत ना करे, वरना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पाजी हमारे जो कैमरा संभालते हैं, इनका चेहरा बहुत कम दिखता है, और ये अक्सर मुझे किस्से सुनाते हैं जब हम लोग सफर में होते हैं, तो कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के एक सूबेदार थे, अफगानिस्तान में थे वो। क्या नाम था पाजी उनका? हरि सिंह नलवा। यस। और लोग कहते थे उनकी बहादुरी, उनके शौर्य, उनकी कीर्ति के किस्से आज तक है हरि सिंह नलवा के। पाजी अक्सर मुझे उनसे जिक्र करते हैं। हो सकता है एक बार रणजीत सिंह उनसे नाराज भी हो गए किसी बात पर, बहुत नाराज हो गए, बहुत प्रिय थे उनके, लेकिन नाराज भी हुए उनसे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ उनकी कीर्ति, उनकी पताका, उनका शौर्य, उनका कहीं से कोई चीज में हमने गुस्ताखी करें। जो जैसा है उसको उस तरह से व्याख्यायित करें, यही अच्छी चीज है। मैं आपके पास आ रहा हूं जी, जनाब। देखिए, प्रधानमंत्री विदेश में जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं वो हम लोगों का भी गौरव बढ़ रहा है, लेकिन चलिए मैं निकला तो मुझे आप ना गौरव बढ़ रहा है, लेकिन जो विदेश नीति में विफलताएं हैं वो सवाल भी तो पूछे जाएंगे ना साहब। अब देखिए क्या क्या विफलता मैं बता रहा हूं। जब एक तरफ तो बाइडेन कहते हैं कि भाई आप ऑटोग्राफ लेने की इच्छा है, लेकिन अभी तक बिग ट्रेड डील जो कि पुराने उसी ट्रंप के समय से अटका हुआ है, वो अभी भी अटका हुआ है। अमेरिका के दबाव में हम लोग ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के ऊपर हमला हो रहा है। रूस के मामले में मैंने आपके कार्यक्रम में भी प्रशंसा की थी कि हम लोगों ने अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं हम लोगों ने माना, तो आप फिर ईरान वाले प्रतिबंध को मानने के लिए क्या जरूरत है? वो वही अमेरिका है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान के सामने आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं।
कूटनीति आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। नाउ यू प्लीज आंसर। प्रतीक भाई, सबको अच्छा खासा मौका आपने दिया, तथ्यों के आधार पे चीजें रखने की आवश्यकता है तो थोड़ा सा समय दीजिए। तर्क के लिए बेशक जगह है, कुतर्क के लिए कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश नीति से भी ऊपर है, वो विश्व गुरु है, विश्व नीति अपनाते हैं। विश्व नीति अपनाने के लिए विश्व गुरु वाला क्षमता होने की जरूरत है। दो प्रधानमंत्री का कंपैरिजन करता हूं, तथ्यों के आधार पे डेटा के साथ बताता हूं। मेरे बहन ने पंडित नेहरू का उल्लेख किया, उतावला हो गया हूं मैं कुछ चट्ठा सामने करने की। तथ्यों के आधार पे चट्ठा सामने करता हूं। 1958 आसियान का स्थापना, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बांडुंग फाइल्स लेके जाता हूं। एक सेकंड, बीच में मत बोलिए, ऐसे नहीं करूंगा मैं डिबेट। बीच में मत बोलिए। बांडुंग कॉन्फ्रेंस की फाइल प्रधानमंत्री नेहरू जी को जब कहा गया कि आसियान का लीड कीजिए, पता है उन्होंने क्या कहा था बांडुंग कॉन्फ्रेंस में? आसियान ऐसा जगह है जहां पे डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। भारत का कोई नीति नहीं है आसियान के साथ। आज साउथ पैसिफिक के तमाम देश कह रहे हैं कि दक्षिण देशों का विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी है। ये अंतर है, कूटनीति का जगह नहीं है। इनसे ये पूछिए, ये जवाहरलाल नेहरू पर उंगली उठाने से पहले क्या इन्होंने अंग्रेजों से बांडुंग फाइल पढ़िए पहले, बांडुंग फाइल पढ़िए। मेरे से बहस करना हो तथ्यों के आधार पे बहस कीजिए। अंग्रेज जो है वो भारत में कायम रहे, केवल इनको जो है इनकी ड्यूटी दे दी जाए, ये देश चलाएंगे लेकिन अंग्रेजों के अंडर में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का पहला राज्यपाल कौन था? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी का पहला बहन नेहरू जी का नेहरू वहां बैठो। नहीं, ये पत्थर में पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अगर पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री रहते तो देश कुछ और रहता, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, आपने इनके लेख की बात कही, अरे चिल्ला लीजिए, जनता मत चिल्ला नहीं हो सकते, वो हमारे भी मंत्री थे। मंत्री नहीं, आइए इधर, आइए गृह मंत्री आइए। अरे आइए इधर। ये बार एक आपसे एक कबूलनामा करवाना है। पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद ही कोई बोलेगा, ठीक है? बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि सरदार पटेल, हम पूछते हैं कि सरदार पटेल हम लोग के नहीं थे, भारत के मुसलमानों के नहीं थे। भारत के मुसलमान क्या होता है? अपना कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। अरे तो अपना मतलब आप भी हैं उसमें। वो अपना क्यों कहते हैं? सब अरे अपना मतलब आप भी, हम भी। जा करके 125 करोड़ भारतीय कहते हैं कि नहीं? आप ही हिंदू मुसलमान करने लगे। सुन लीजिए, नहीं हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। तो क्या कह रहे हैं मुसलमान लीजिए, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री के हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग आलोचक हैं और हक है हमको। ठीक है, ये अब ऐसे रहिएगा। अब मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की बात चल रही थी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आदरणीय हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, लेकिन इस देश को सुरक्षा परिषद के अंदर जो सीट मिलनी थी उसको किसने दिया? चीन को। इस देश के अंदर जब चीन ने कब्जा किया, क्या बात करते हैं? सुरक्षा परिषद की जो सीट थी, क्या बात करते हैं प्रतीक जी? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भैया, आज चीन जो वीटो बार बार लगाता है, उसकी जगह भारत का स्थान था सुरक्षा परिषद की सीट के लिए। मेरे हिसाब से भारत का सुरक्षा परिषद में सबसे मजबूत दावा इन्हीं वर्षों में हुआ है। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें इसकी सजा मिलेगी।
क्योंकि उपद्रवियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। पिछले कुछ दिनों से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में हिंसा करने वालों को वहां के सबसे सख्त कानून का सामना करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने हिंसा ही नहीं की बल्कि सेना दफ्तरों और लोगों को भी निशाना बनाया, जिसे पाकिस्तान की आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले ही इमरान को या तो देश छोड़ने की या फिर आर्मी एक्ट का सामना करने की चुनौती दे चुके हैं, जिसके बाद से इमरान की पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होने का मतलब जान से हाथ धोना या फिर जेल में चक्की पीसना है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से तो ये लग रहा है कि अगर इमरान एंड कंपनी ने सेना की बात नहीं सुनी तो उन पर आर्मी एक्ट की तलवार चलना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि मिलिट्री बेस और सेना के लोगों पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। इधर उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे यानी कार्बन डेटिंग करवाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम राहत मिल गई, इसके बाद देखा जाएगा मुकदमे किस तरह से देखे जाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से ज्ञानवापी में शिवलिंग की आयु का पता लगाया जा सकता है। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताकर पूजा करता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने का फव्वारा बताता है। इस बीच गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए आखिरी मौका दे दिया, ताकि बिहार सरकार अपना जवाब कोर्ट में पेश कर सके। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा ले सकते हैं, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनसे जेलेंस्की रूस के खिलाफ चल रही जंग में हथियारों की मांग कर सकते हैं। और इसके लिए जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा जाएंगे, जहां वो G7 समिट में शिरकत करेंगे। दावा किया गया कि वो इस दौरान G7 में शामिल सभी सदस्य देशों से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन को हथियार देने की मांग कर सकते हैं। जेलेंस्की का ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। और अब दावा किया गया है कि G7 समिट में जेलेंस्की रूस की घेरेबंदी करेंगे। G7 7 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन शामिल हैं, जिनसे जेलेंस्की की मुलाकात का मतलब रूस की टेंशन बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले दावा किया गया कि अमेरिका रूस पर करीब 300 नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जल्द मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों नेताओं की आमने सामने की मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनसे युद्ध खत्म करवाने और अपने शांति के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की अपील की थी। और अब जापान पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में दोहराया कि भारत शांति का पक्षधर है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। पिछले साल जेलेंस्की से फोन पर बातचीत से पहले उन्होंने सितंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मुलाकात की थी और शांति की अपील की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो जापान के हिरोशिमा पहुंच गए। अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्रियों से मिलने वाले हैं। हिरोशिमा में पीएम सबसे पहले क्वाड समिट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सिडनी में क्वाड सम्मेलन रद्द हो गया और अब यह हिरोशिमा में होगा, जिसके बाद भारतीय समय के हिसाब से सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा हिरोशिमा में प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होगी। कुछ दिन पहले ही पीएम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर भी बात की थी और अब दोनों नेता आमने सामने बात करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। जापान इस समय G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और उसने भारत को इसमें अतिथि देश के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया, जिसे कबूल करके प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री जैसे ही लोगों के बीच पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होटल के बाहर उमड़ी भीड़ में मौजूद लोगों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का झंडा लेकर पीएम का जापान में स्वागत करने पहुंचे लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जिनसे पीएम दिल खोलकर मिले। उनसे मिलने आए लोग खुशी से देशभक्ति गीत भी गुनगुनाने लगे।
G7 शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर शामिल हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को शांति का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे, जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को आतंक का अंत करना होगा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं चीन के मसले पर उन्होंने कहा कि दोस्ती बढ़ाने के लिए सीमा पर अमन चैन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य होने से एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ क्वाड ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इधर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना की जांच के लिए बनाई गई SIT की टीम नासिक पहुंच गई। आरोप है कि वहां 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन कर दिया था, जिसके बाद SIT की टीम ने नासिक पहुंचकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उसके पास मौजूद एक दरगाह का दौरा किया। साथ ही इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की। कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ जगह पे गया हूं, कुछ और लोगों से भी मुलाकात करूंगा मैं। आरोप है कि मंदिर में दूसरे धर्म से जुड़े कुछ लड़कों ने घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया था, पर यह मामला इतना बढ़ गया था कि सरकार को इसकी जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा था। उधर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच शुरू होने वाली मिलिट्री ड्रिल से पहले उत्तर कोरिया बुरी तरह भड़क गया। उसने इसे जंग की तैयारी बता दिया और एक बार फिर दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाने की कोशिश की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से शुरू होगी। असल में इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इसीलिए ये सैन्य अभ्यास बहुत बड़ा होगा। दावा है कि इसमें अमेरिका का खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 हिस्सा लेगा, जो रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और K2 जंगी टैंक भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। बताया जा रहा है कि इसीलिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अभी से भड़क गए और उन्होंने इसे जंग की तैयारी बता दिया। इस बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासियों पर एक बयान देकर घिर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 23 और 24 मई को बाबा बागेश्वर बालाघाट में कथा सुनाएंगे और इसकी जानकारी देते हुए बाबा बागेश्वर ने आदिवासियों पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। इससे पहले भी संत तुकाराम और साईं बाबा के खिलाफ दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। श्रीनगर में G20 की बैठक से पाकिस्तान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा हमला। बोले, पहले हर आयोजन से पहले पाकिस्तान के इशारे पर होती थी हड़ताल, अब बदल गया है माहौल। पापुआ न्यू गिनी से सिडनी पहुंचे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत का मुंबई में निधन। सीरियल स्प्लिट्सविला से हुई चर्चित हुए थे आदित्य। 33 साल की उम्र में हुआ निधन। कस्बों में रहते हैं, उनके पास 2000 का नोट अब नहीं है। धीरे धीरे इसे मार्केट से बंद कर दिया था, छापना बंद किया गया। 5 साल पहले आखिरी नोट छपे थे। करीब 89% नोट जो हैं वो 5 साल पहले छपे थे। तो एक तरह से ये अपनी आयु भी पूरी कर चुके हैं। अब सरकार का यह कहना है कि केवल नव धनाढ्य या जो ब्लैक मार्केटर होल्डर है नोट्स के, काले धन में विश्वास रखते हैं, रिश्वत के लेन देन का काम करते हैं, केवल उन्हीं के पास एक बड़ा चंक है। सामान्य लोगों के पास 2000 के नोट बहुत कम है। 4 महीने का विंडो है, किसी तरह का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोग आराम से जाकर अपने नोट जमा करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। और आप अपने खाते में, क्योंकि बैंक में अगर आप जाकर के बदलवाएंगे तो एक बार में 20,000 रुपए आप बदलवा सकते हैं, लेकिन आप अपने खाते में अपने इनकम के नॉन सोर्सेज के मुताबिक अगर वो पैसा है तो आप अपने खातों में जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर काला धन है तो आपके लिए अब रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आप बैंक में वो जमा करवा नहीं पाएंगे और बैंक के अलावा बाजार में उसे लेना लोग धीरे धीरे बंद कर देंगे। हो सकता है कि अभी तुरंत बंद कर दें, तो सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को, या मैं ये कहूं कि ईमानदार लोगों को जिनके पास 2000 का अपनी इनकम का सोर्स का पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फैसले से ब्लैक मार्केटर, रिश्वतखोर और जिन्होंने काले धन को होल्ड किया हुआ है, उनको एक बड़ी परेशानी होने वाली है। शुक्रिया विक्रांत आपका। इस बीच पाकिस्तान में लाहौर के जमान पार्क इलाके में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। लाहौर पुलिस को शक है कि इमरान खान के घर पर 30 से 40 आतंकी छिपे हैं, जिनकी तलाश में लाहौर की पुलिस इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हुई। इससे पहले लाहौर पुलिस को इस तलाशी अभियान के लिए कोर्ट से सर्च वारंट मिल गया।
पुलिस को शक है कि इमरान खान के घर पर कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि अटकलें हैं कि इन्हीं आतंकियों की धरपकड़ के दौरान इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बात का अंदेशा इमरान खान भी जता चुके हैं, इसीलिए वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। हालांकि लाहौर पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर से अब तक 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इमरान खान के घर में छिपे 6 आतंकी छिपकर वहां से भागने की फिराक में थे। लेकिन लाहौर में मौजूद इमरान खान के घर के बाहर तैनात सेना और पुलिस के जवानों ने उन्हें धर दबोचा। आरोप है कि इन लोगों ने पाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शनों की आड़ में आतंक फैलाने का काम किया। और पुलिस को इनकी तलाश तब से थी जब लाहौर में सेना के कोर कमांडर के घर में आग लगाई गई थी, क्योंकि उस घटना का आरोप भी इन्हीं लोगों पर था। यही वजह थी कि एक दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान के घर को घेर लिया और वहां छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। उधर पाकिस्तान में सत्ताधारी 11 पार्टियों के गठबंधन पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने पाकिस्तान की खराब हालत के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री को जमकर कोसा। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आरोप को पुख्ता करने के लिए अमेरिकी सांसदों की एक चिट्ठी का हवाला दिया। उनके मुताबिक हाल ही में इमरान खान की गिरफ्तारी से अमेरिका के 60 सांसद इतना भड़क गए कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए अमेरिकी सांसदों ने इमरान खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, क्योंकि अमेरिका इमरान खान के बहाने पाकिस्तान में अपना मकसद पूरा करने में जुटा है। इमरान खान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को जमानत देने पर वहां की सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। इस बीच पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इमरान को 9 मई को हुई हिंसा के मामले में 2 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि हर हाल में उन्हें हिंसा केस की पुलिस जांच में शामिल होना होगा। इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में भयंकर हिंसा हुई थी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने वहां कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में सेना को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। शहबाज सरकार ने इमरान पर हिंसा भड़काने और दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाकर लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस दर्ज किया। हालांकि इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मौजूदा सरकार की तरफ से की गई साजिश बताया। लेकिन पाकिस्तान में हिंसा करने वाले पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होना तय हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सेना के दफ्तरों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि उपद्रवियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। पिछले कुछ दिनों से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में हिंसा करने वालों को वहां के सबसे सख्त कानून का सामना करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने हिंसा ही नहीं की बल्कि सेना दफ्तरों और लोगों को भी निशाना बनाया, जिसे पाकिस्तान की आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले ही इमरान को या तो देश छोड़ने की या फिर आर्मी एक्ट का सामना करने की चुनौती दे चुके हैं, जिसके बाद से इमरान की पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होने का मतलब जान से हाथ धोना या फिर जेल में चक्की पीसना है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से तो ये लग रहा है कि अगर इमरान एंड कंपनी ने सेना की बात नहीं सुनी तो उन पर आर्मी एक्ट की तलवार चलना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि मिलिट्री बेस और सेना के लोगों पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। इधर उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे यानी कार्बन डेटिंग करवाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम राहत मिल गई, इसके बाद देखा जाएगा मुकदमे किस तरह से देखे जाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से ज्ञानवापी में शिवलिंग की आयु का पता लगाया जा सकता है। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताकर पूजा करता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने का फव्वारा बताता है। इस बीच गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए आखिरी मौका दे दिया, ताकि बिहार सरकार अपना जवाब कोर्ट में पेश कर सके। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा ले सकते हैं, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनसे जेलेंस्की रूस के खिलाफ चल रही जंग में हथियारों की मांग कर सकते हैं। और इसके लिए जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा जाएंगे, जहां वो G7 समिट में शिरकत करेंगे।
दावा किया गया कि वो इस दौरान G7 में शामिल सभी सदस्य देशों से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन को हथियार देने की मांग कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। और अब दावा किया गया है कि G7 समिट में ज़ेलेंस्की रूस की घेरेबंदी करेंगे। G7 7 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन शामिल हैं, जिनसे ज़ेलेंस्की की मुलाकात का मतलब रूस की टेंशन बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले दावा किया गया कि अमेरिका रूस पर करीब 300 नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जल्द मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, अक्षय, विकास, राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में और इस भीषण गर्मी में पूरे प्राण निकाल के गाना आसान नहीं है। विकास, थैंक यू सो मच। अक्षय, आप छुपे रहते हैं लेकिन बहुत कारीगर आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सभी की एनर्जी इक्वल रहती है सर। हाँ, और राहुल जी, आप मन से और प्रण लेके गा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं, और आप बस गाते रहिए, बाकी चमत्कार छोड़ दिए कहां से कैसे होता है। आपका प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ लोग हैं, कुछ टीम है जिसमें सबसे मजबूत कड़ी कोई अगर है तो आप हैं। आपसे वजूद है सबका, जो चाहे वहां खड़े हो के यहां आ जाएं। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? लखनऊ से। लखनऊ से आना हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए हैं? मुझे लग गया था हिमालय से ही होंगे आप, हिमालय से ही होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो लोगों से बात करनी है। लोगों ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उन्होंने कहा कि ये चलन जो है 299, 399, 499 का लिख देते हैं लोग, मार्केटिंग स्किल होता है, लेकिन वो 1 रुपया कहां जाता है जो ले लेते हैं लोग। इस पर प्रतीक जी आपने कभी सवाल नहीं पूछा, ना सवाल उठाया, और ये बात सच है कि मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही। जरूर इस पर गौर किया जाना चाहिए सरकार को, तमाम वो सारे लोग। ये हालांकि मार्केटिंग का बहुत बड़ा गिमिक है, लेकिन इस पर किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर ने मुझे फोन किया और बोला कि इस पर बातचीत, चर्चा जरूर होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बात कही कि जो डिजिटली ट्रांजिशन होता है ना, कि भाई स्कैन करो पैसा दो, खट 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 जो होने लगा है आजकल, तो 82 लाख करोड़ का लगभग ट्रांजिशन हुआ, जिसमें से 62 लाख करोड़ सिर्फ 350 रुपए से नीचे की मुद्रा है। 350 रुपए, यानी छोटे लोगों ने जो रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं, सब्जी लेते हैं, चाय पीते, उन्होंने स्कैन किया, पैसा दिया। 80% लोग वो थे 350 से नीचे वाला, 80%। बड़े लोगों ने रकम अभी भी नहीं ज्यादा, जैसे 1000-2000 रुपए वाले कम हैं अभी भी, और जो बड़ी रकम वाले वो। लेकिन सवाल वो नहीं था,
सवाल ये था कि जो ट्रांजिशन मनी जाती है, इस पूरे ट्रांजिशन में जो ट्रांजिशन मनी लगती है, उस पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। जो 350 रुपए दे रहा है, उस पर वो ट्रांजिशन मनी जो देता है, उस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और ये बात कही गई, सरकार निश्चित तौर से इस पर सोचेगी, बात कहेगी, ऐसा उम्मीद रखते। कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही रहते हैं भैया। दिल्ली से रहते, वो चूड़े से पता कर लिया था। ये दिल्ली, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है बहन। अगर हम आदमी को ना पहचान पाए कि उत्तराखंड का आदमी दूर आसमान में नजर आता है, तो बहन फिर शो करना मेरा बेकार है। कहीं ये बिहार से हैं, कहीं बनारस से हैं? मैं जौनपुर से हूँ। ये कैसे हुआ? हम आप लोगों पर, अरे अब आप जादूगर हैं, हम जादूगर थोड़ी ना हैं। जी कहिए, सवाल क्या है, जल्दी बोलिए। जी मेरा बस आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। मेरा कहना है, मेरा घर जौनपुर में है सर। और जौनपुर जो है, हम जिस बॉर्डर पे हैं, ये डोभी ब्लॉक पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 826 ब्लॉक में एक ब्लॉक डोभी भी है। वो हमारा 4 जिलों को जोड़ता है, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर और जो है ये गाजीपुर। लेकिन सर हम लोग इतना दुखी हैं ट्रांसपोर्ट के किराया से। बनारस में हमारा टाटा कैंसर का अस्पताल है, वहां पे बीएचयू है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है। लेकिन सर ये वहां की जनता जो है, लगभग 5 करोड़ के आसपास जनता जो है सारी परेशान है, क्योंकि वहां पे बसों का किराया 96 रुपया लिया जा रहा है। कोई ट्रांसपोर्ट को पूरा बंद कर दिया गया है। हमारे एमपी एमएलए कोई सुनने को राजी नहीं है। और ये लोग खुद जो है देश के प्रधानमंत्री जी को खुद नीचा गिराते हैं लोग, और खुद हराते हैं यही लोग जो है, कोई दूसरा नहीं है सर। ये देखिए, ये जो है मैं लेकर आया हूं जिस गांव और जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं। ये देखिए, विश्व बैंक के 5वें नंबर के जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष ये हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आए थे, मैकन महाराज जी जो है। ये देखिए, दूसरे हमारे जो है, ये देखिए डेविड जी हैं, ये जो है विश्व बैंक के उपाध्यक्ष, जो हमारे गांव में आए। उस समय प्रधानमंत्री जो है हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बोला कि हम दिल्ली में आपका स्वागत करेंगे। वो बोले नहीं, हम सेनापुर गांव में जाएंगे। उस क्षेत्र का सर मैं रहने वाला हूं। आचार्य बिरबल जी, मैं समझ गया। अब समस्या क्या है? समस्या है सर, वहां पे ट्रांसपोर्ट, जौनपुर में एक गोमती नदी का पुल है, उसको नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने बाधित कर दिया। ये पुल खराब है, 5 महीने से वो खराब ऐसा बोल के केवल सेटिंग जो है कर रखे हैं टोल टैक्स वालों से। गाड़ियों को घुमा के 60 किलोमीटर हमें बनारस, गाजीपुर, यहां तक कि हम लोग अपने जनपद मुख्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, केराकर नहीं जा पा रहे हैं, आजमगढ़ नहीं जा पा रहे हैं, गाजीपुर नहीं जा पा रहे हैं। इतना हम वहां की जनता दुखी है, बिलखिला रहे हैं लोग। मरीजों को सोचो देखने के लिए 4 आदमी भी नहीं जा पा रहे हैं उनको देखने के लिए। और सारी फैसिलिटी समझिए बनारस में है, जनपद मुख्यालय में होती है। हम लोग जाएं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है। कौन सा नेशनल हाईवे? ये राष्ट्रीय राजमार्ग में लेकर आया हूं। और निवेदन करता हूं मैं यहाँ के जो है देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से और योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस सड़क को जल्द से जल्द। कौन सी सड़क? राष्ट्रीय राजमार्ग 233 ये पड़ता है जो है, इसको ठीक किया जाए। इसको ठीक किया जाए, पुल को तुरंत तत्काल वहां जनता को लाभ दिया जाए, क्योंकि यह सड़क नेपाल राष्ट्र को जोड़ता है। सर अगर कहीं ऐसी एक तरह से देखा जाए, सैनिकों के लिए बहुत अच्छा जो सड़क है, उसी रास्ते से सैनिक आते और जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है डोभी। अजीत सिंह डोभी गांव के हैं। डोभी गांव जो है जौनपुर का गांव है। एक चीज में और मैं तत्काल इस बात का जो इन्होंने जिक्र किया ऊपर तक तमाम सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, माननीय नितिन गडकरी जी से और माननीय मुख्यमंत्री तक, कि इस पर तत्काल रूप से एक्शन हो। क्योंकि अगर मरीज को 60 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इलाज में तुरंत फौरी तौर से टाइमिंग का ही सारा खेल है और जरूर होना चाहिए। भैया जी की कहीं की तरफ से पूरा सहयोग, पूरी बात कहना। जी जल्दी बोलिए। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से बोलना चाहता हूं, विश्व में आपका नाम चल रहा है सर, आपने भारत में हर जगह सड़क बनाया, ऐसा क्या हो गया कि ये 16 किलोमीटर का सड़क नहीं बन रहा है आपसे सर? 233 नंबर का मैं जरूर कहूंगा, जरूर बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत जबरदस्त, संवेदनशील, बहुत संवेदनशील मंत्री हैं। उम्मीद है कि वहां तक बात होगी। आप कुछ कहना है आपको? बहुत अच्छी बात, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कांग्रेस, एंड देन आई विल स्टार्ट। जी देखिए प्रतीक जी, पूरी बात बोलने दीजिएगा मुझे। हाँ, अरे देखिए, शक्तिशाली प्रधानमंत्री वो होता है जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करता है। शक्तिशाली प्रधानमंत्री वो होता है जब अमेरिका आंखें तरेर रहा हो और फिर दलाई लामा को शरण देता, चाइना आंखें तरेर रहा हो और फिर दलाई लामा को शरण देता है, वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है। शक्तिशाली वो प्रधानमंत्री वो नहीं होता कि जब हजारों किलोमीटर जो है चाइना अंदर घुस जाए और प्रधानमंत्री ये बोले कि ना कोई घुसा ना कोई आया, और उनके विदेश मंत्री ये बोले कि आपका दिमाग फिर गया है क्या? चाइना जैसी महाशक्ति से हम कैसे लड़ सकते हैं? ये बयान है मोदी जी के और उनके विदेश मंत्री के। ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री की निशानी नहीं होती है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल आप यू विल रिस्पॉन्ड।
पहले बीजेपी, नहीं आराम से इधर आएंगे, आप इधर से फट से इधर आ जाते हैं, इधर आइए। जी जी प्रतीक, क्या हुआ? क्या हमारी सेना पे भरोसा नहीं है इनको। सेना पे है। आराम से। प्रतीक जी, आपका डिबेट जनता का है, ये पूरा जग जाहिर है। आज थोड़ा ऐतिहासिक काम करते हैं, मुझे इजाजत दीजिए, आप मेरे साथ 2 कदम आगे चलिए जनता के पास। थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, कुछ प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि ये देश की संसद पे भी सवाल खड़ा करते हैं। आज जनता जवाब देगी और आप ही के अंदाज में मैं उसका रिप्लाई आप सुनेंगे। प्लीज दीदी, प्लीज एक बार चलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, मैं हमसे पूछता हूँ, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं बहन, तो आपका भी प्रयास रहता है थोड़ा चादर सही कर दें, थोड़ा सोफे को झाड़ लें, समोसा ले आए, जलेबी ले आए, थोड़ा अच्छे से उनको प्रेजेंट करें। घर के 4 सदस्य आप लोग रहते हैं, 2 गेस्ट आता है तो चिंता होती है। एक इंसान जिसके पीछे 140 करोड़ है, पूरा विश्व देख रहा है, वो अगर अपने देश की संसद को अच्छा बनाता है, मान सम्मान देखता है, तो क्या तकलीफ होती है आप लोगों को, क्यों परेशानी होती है आप लोगों को? मैं एक प्रैक्टिकल बात पे कह रहा हूं, जहां तक विश्व नीति और कूटनीति की बात, मैं एक बात और कह रहा हूं, और मैं एक बात और जनता की तरफ से कह रहा हूं। यह बात सच है ऋतु, शक्तिशाली प्रधानमंत्री वो होता है जो दुश्मन देश के टुकड़े कर दे, इसमें 2 राय नहीं है। कर दिए इंदिरा गांधी ने किए, बांग्लादेश पाकिस्तान का टुकड़ा किया। शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है। शक्तिशाली प्रधानमंत्री वो भी होता है जो घर में घुसकर मार गिराता है, स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक करता है। मैं जवाब दे दूं? ऐसा करो, अभी न्यूज 18 में नौकरियां निकल रही हैं, उसमें एंकर की भी नौकरी है, ना हो तो ज्वाइन कर लो। हमको बड़ी तसल्ली होगी, मैं इस रस्सी के पीछे खड़ा हूंगा, रोज आऊंगा रस्सी के पीछे खड़ा हूंगा और रोज सवाल पूछूंगा, नाक में दम कर दूंगा तुम्हारे, बता दे रहा हूं। शक्तिशाली प्रधानमंत्री वो भी होता है जो स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक करता है। वो काम उस प्रधानमंत्री ने किया। इस प्रधानमंत्री के कंधे पे ये था कि आतंकवादी बढ़ रहे थे, मारा और गिरा दिया मार के। ये होता है। अब दीजिए जवाब, दीजिए, मैं आ रहा हूं। रितु बहन ने बहुत सारी बातें कही है, इनकी बातों को इन्हीं के हिसाब से जवाब देता हूं। जॉनसन प्लान के बारे में जानते हैं रितु जी? शायद आप जानते नहीं होंगे। 1964 प्रेसिडेंट जॉनसन अमेरिका के भारत के प्रधानमंत्री को लिखे थे कि तिब्बत पे वार कीजिए, चीन का मुकाबला कीजिए, अमेरिका आपकी साथ देगी। क्यों ठुकरा दिए थे? ये जवाब दे। जी एक मिनट, जी कुछ कह रहे हैं आप? ये आज अमेरिका पे विश्वास कर रहे हैं, आज पैसा गिर रहा है, तेल का जो मैम ने बताया रसिया वाला, ये सब अमेरिका का भी इनका दोस्त हो ही नहीं सकता। अभी अमेरिका के एक प्रशासक ने अपने संसद में बोला कि भारत कभी भी मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। ये इनको ही जवाब देना पड़ेगा। इस जी अधूरा रहा है। केवल मैं अमेरिका के उदाहरण नहीं दे रहा हूं। 1951 जाता हूं, फिर संयुक्त राष्ट्र और सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई थी। फ्रांस, यूके, रशिया, इन देशों ने बाकायदा पंडित नेहरू को लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र में आपकी परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। रिप्लाई क्या आया? रिप्लाई आया, ताइवान उस समय सदस्य था। पंडित नेहरू ने लिखा कि नहीं, ताइवान को बाहर कीजिए, चीन को जगह दीजिए, संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को सदस्यता दीजिए, भारत को नहीं चाहिए। ये ठीक है, सत्यापित कर दिया। आज आपका झंडा वहां लहरा रहा है। प्रतीक जी, सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर ये तथ्यात्मक रूप से गलत। और एक चीज मैं और कह दूं, अमेरिका को लेकर मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, देखिए आप देखिए, मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अगर अमेरिका को लेकर बात कर रहे हैं, अमेरिका को लेकर जिस तरह से हम लोग मना रहे हैं कि भाई बड़े ढोल पीट रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अफगानिस्तान में जब पीस प्रोसेस चल रहा था, वहां पे सोचिए हम लोगों की कितनी बड़ी शांति परियोजनाएं चल रही थी। उस पीस प्रोसेस से अमेरिका ने सीधे भारत को बाहर कर दिया, जबकि भारत पड़ोसी देश था। तो अमेरिका की स्थिति यह है कि वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ये समझने की स्थिति और हमारे नीति नियामकों को समझना पड़ेगा। और आपको विदेश नीति में संतुलन बनाना। एक चीज मैं खाली एक और कहूंगा, भारत में जब बच्चों से मिलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कटीली तारों में मिलते हैं, आप प्रधानमंत्री जी बच्चों से प्यार करते हैं, और जब विदेश में वही एनआरआई बच्चों से मिलते हैं तो कोई कटीली तार नहीं होती है।
सर मैं ये पहले कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस वाले हैं कि दामन पे ना कोई छीट, खंजर पे ना कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो। क्या बात है, क्या नाम है आपका? विश्व शिवम त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले? वो तो मैं समझ गया था उत्तर प्रदेश का। हटो यार, तुम सोचो कैसे पता किया? 8 साल हम जादूगर के साथ रहे, तो 8 साल जादूगर के साथ रहे और 4 साल से पत्रकारिता कर रहे। पत्रकारिता मन नहीं लगता मेरा, जादूगर में ज्यादा मन लगता है। समझ गया था ये कविता और कहानी वाला आदमी है। जल्दी बोलो, बात खत्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जो अभी कहें कि अमेरिका पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये एस जयशंकर ही थे जो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वाले जब कहे थे कि भारत में लोगों पे मुस्लिमों और हिंदुओं को बांटा जा रहा है, तो ये एस जयशंकर ही जाके कहे थे कि वहाँ पे अफ्रीकी लोगों को, अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अमेरिका में एस जयशंकर मोदी सरकार के दिन है कि वो वहाँ कहे थे, नहीं तो ये मनमोहन सिंह की सरकार में ये हाथ पे हाथ, मुंह पे हाथ पे हाथ सिर हिलाते थे। अरे मतलब ये है त्रिपाठी सीख रहा है बोलना, सही है ना? एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा मोती और कौवा क्या खाएगा? जी कहाँ से आना हुआ? प्रतीक जी मैं मथुरा। अच्छा मथुरा खिला, जल्दी पेड़ा खिला, जल्दी बोलिए साहब। प्रतीक जी सच्चाई ये है, जिससे घूस लेते हैं उससे ज्यादा बोलने का मौका देते हैं। नहीं प्रतीक जी ऐसा नहीं है, पेड़ा खिलाया आज आपसे। प्रतीक जी आपका प्यार था कि मैं ब्रिज से चला आता हूँ आपके प्यार में। प्रतीक जी सच्चाई है कि आज भारत की जो स्थिति है वो कल का जो घटना थी पापुआ में वो दिखा दिया कि आज भारत विश्व गुरु बन चुका है, बनना नहीं बन चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारी बहन थी कविता तिवारी बहन है लखनऊ से, उन्होंने एक कविता लिखी है, सभ्यता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्ट का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक। आज कविता यहीं तक, आगे आप बाद में लेंगे। जी जी देखिए प्रतीक जी, शक्तिशाली प्रधानमंत्री के विषय में बात उठी है। हमारे जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, एक झटके में 370 जैसा कोड़ साफ कर दिया। उन्होंने 81 करोड़ भारतवासियों को लगातार 3 साल तक राशन दिया। जब इस देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी थी, इस पूरे विश्व को उन्होंने कोरोना ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? मथुरा से। सुनो हमारी बात, मथुरा वासी सुनो हमारी बात। इनके लिए प्रधानमंत्री ने ये किया, वो किया, ये किया, बड़ा बड़ा काम किया। मैंने एक काम किया, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री ने हमारी बहनों को, बहुओं को, बेटियों को शौचालय दिया। रुको, जब बोलने का मौका था तब क्यों नहीं बोले? कोविड आया तो ड्यू टू मोदी है जो सारे आदमी जिंदा हैं, नहीं तो ड्यू टू मोदी, नहीं तो यही पोलियो में 40 वर्षों के बाद भारत में आया वैक्सीन। भैया बताएं, क्या लीडर प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनाता है वैक्सीन, लेकिन प्रधानमंत्री जो अंदर जो चेतना भरता है, लीडर वही जो चेतना भरे। वो बोल रहे थे कि जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलोचना ना हो, जरूर हो, समालोचना जरूरी है और बगैर समालोचना के बात नहीं बनती। प्रतीक जी, कोरोना का जो टीका बांटा गया, वो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह काट कर वहाँ से पैसा लाया गया। विदेशी टीके के लिए लगी हुई थी कि बाहर से लेके आएंगे टीके को, अमेरिका से लेके आएंगे, फाइजर का टीका लेके आएंगे, अमेरिका हिंदुस्तानी टीके पर विश्वास नहीं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने, जो इस देश में सोनिया जी ने टीका लगवाया क्या? भाई ऐसा ना, ये बहुत गलत बात है आपकी, बहुत उसको बोलने तक नहीं दिया। बोलो 10 सेकंड बोलो। प्रतीक जी, कोई बात नहीं। प्रतीक जी, रितु जी शायद भूल गए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने झारखंड के अंदर उनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि चूहा मारने की दवा बनाई हो क्या? एक टीका, एक डॉक्टर के परिश्रम पे सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस आज वैक्सीन की बात करती है। प्रतीक जी, अभी सूर्य जी ने बोला कि 81 करोड़ लोगों को जो है अनाज दिया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसा विकास किया मोदी जी ने कि 130 करोड़ की जनता में 81 करोड़ जनता जो है भूखी मर रही है।
5 किलो का बस राशन देना हो गया पड़ रहा है। बहन, हो गया। बराक ओबामा, क्या है? आप कह रहे थे कि बोलने नहीं दे रहे। बराक ओबामा ने कहा हद था। भाई ऐसा ना भाई, दत्ता जी याद हाँ, सक्षम प्रधानमंत्री तो वो होता है जो ये नहीं